देखिएगा, कल हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है। इसके अलावा जो हमने सेकंड टॉपिक था ईएमएफ, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। सेल के दो टाइप होते थे ना, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इनके बारे में भी हमने बात की थी कि प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। ईएमएफ के बारे में भी हम बात कर चुके थे। और तीसरा जो टॉपिक था वो आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक कौन सा था? टर्मिनल वोल्टेज था। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज था। और जो फोर्थ टॉपिक था आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको हम आर से लिखते थे, ठीक है ना, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते थे, इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, फिफ्थ की, जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो जो फिफ्थ टॉपिक था आपका वो था कि जो रिलेशन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और एग्जाम से भी इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने जो फॉर्मूला लिखा था कल, ई इक्वल टू वो होता था V प्लस आई आर। ये हमने लास्ट की जो क्लास थी उसके अंदर ये रिलेशन हमने निकाला था कि E इक्वल टू कितना होता है, V प्लस आई आर, या V टर्मिनल वोल्टेज और E क्या होता है, EMF होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि फर्स्ट मैंने पूछा था कि किसी भी सेल का EMF ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, या EMF लेस होता है टर्मिनल वोल्टेज से, या तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होते हैं जब कोई भी सर्किट के अंदर सेल जुड़ा है। तो ये आपको बताना है। तो शायद किसी बच्चे ने कल क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी 40 मिनट की वजह से, तो किसी का रिप्लाई नहीं आया था, ठीक है। तो गुंजन बता रही है कि सर EMF ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है यहाँ पर कि E माइनस बी करते हैं तब आता है आई आर, यानी जो E है वो ग्रेटर है किससे, V से। कितना ज़्यादा है, आई आर के जो मल्टीप्लाई है, आई आर का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर क्या है, ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, EMF किसी भी सेल का ज़्यादा होता है किससे, उसके टर्मिनल वोल्टेज से। और EMF के बारे में भी थोड़ी इनकी डेफिनेशन हमने बहुत बताई थी कि EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कब? ओपन सर्किट का, ओपन सर्किट का जो पोटेंशियल है वो EMF कहलाता है। यानी इस केस में नो करंट, सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में जो कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होता था वो क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब सर्किट कैसा होता था, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते थे। क्लियर बच्चों? दूसरा कि इस केस में जो सर्किट है उसके अंदर करंट वो क्या होता है, फ्लो होता है। तो जब करंट फ्लो रहता है उस केस में टर्मिनल वोल्टेज होता है, और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है उस केस में EMF कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सेल के बारे में हम बात की थी, तो आज हम सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी इससे पहले हमने रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है
और हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके हैं। वहां पर जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो सेल है उनके जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो कोई जरूरी नहीं कि भी सेलों को आपस में जोड़ना ही वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखो, एक एक्चुअली क्या है कि आपको नोट्स में जो मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं उसमें सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। बस थोड़ा सा इतना अंतर हो सकता है कि कुछ टॉपिक पहले हैं जो हमने नहीं पढ़ाए, कुछ टॉपिक बाद में है। टॉपिक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना पेन लेके 12th क्लास में हो, इतना तो आप ध्यान दे सकते हो कि कौन सा पढ़ा दिया है और कौन सा नहीं पढ़ाया है। तो आपको वहाँ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं को आपको साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है। आपका प्रॉपर 2 तारीख से जब स्कूल खुलेंगी तो आपका वर्क कम से कम 3 चैप्टर का तो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि ये बिल्कुल भी नहीं सुनने की कोशिश करेंगे कि सर अभी हमने वर्क नोट नहीं किया है, क्योंकि एक दो बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं सर अभी पूरा नहीं हुआ है, सर अभी रह गया है। तो वर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए आपका। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें तो 2 तरह से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखिए बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि मान लेते ये एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा सेल ये हमने जोड़ दिया, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। 2 सेल के लिए लेते हैं, फिर हम लास्ट में n सेल का निकाल लेंगे। ये हमने एक सर्किट में जोड़ दिया जो किसी भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट है। यानी ये मान लेते पहला सेल है, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस कितना है, R, ठीक है ना, स्मॉल r, ठीक है। पहला सेल तो इसको R1 मान लेते हैं और ये इसका EMF कितना मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ध्यान रखना ये R1 स्मॉल और R2 है जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, और E1 और E2 है ये EMF है दोनों सेल की। देखो इस कंप्लीट सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी इसी के अंदर ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्लूड है। ऐसे ही हम इसको भी रिपीट ऐसे लिख देंगे, ये इंटरनल सेल क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, ठीक है। और ये जो R है ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना, देखो ये दोनों सेल है ये सीक्वेंस में जुड़े हैं। आपको न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे एक दो तो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। यहाँ पर देखिएगा पहला सेल जो है और ये मान दूसरा सेल है, ठीक है। तो वैसे ऐसे करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ये तो बता सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव से करंट एंटर करता है इस सेल में और पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। फिर इसके नेगेटिव में एंटर कर रहा है और इसके पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों सेल बिल्कुल सीक्वेंस में जुड़े हैं। कैसे, पहले वाले का जो नेगेटिव है, पहले वाले सेल का नेगेटिव है वो दूसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा है, और दूसरे वाले का नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा है, तीसरे वाले का नेगेटिव चौथे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा है। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस होता है, यानी यहाँ पर नेट ईएमएफ है वो जुड़ जाता है। जितने भी सेल है वो सारे का ईएमएफ क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी यहाँ अगर उल्टा हो जाता है, यानी बीच में अगर देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, एक सेल फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सेल बीच में उल्टा जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिएगा मान लेते इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है और इसका EMF E3 है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला जो सेल है ये अपोजिट में जुड़ा हुआ है, यानी नेट EMF होगा वो E1 प्लस E2 माइनस E3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है। तो अब वापस से हम टॉपिक पे आते हैं कि ये दो सेल जुड़े हुए हैं सीक्वेंस में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि कंसीडर टू सेल of EMF
E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 connected in series। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता है कि सीरीज के अंदर आप एक चीज है वो क्या रहती है, इसके सेल का पोटेंशियल कितना होगा, V1 मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। यानी सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल है, सो नेट पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल बच्चों वो कितना हो जाएगा, V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। यानी जितने भी सेल हैं उन सभी का इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल, भाई इसका मान लेते 2 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, तो टोटल कितना हो गया, 7 वोल्ट हो गया। क्लियर? अगर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन देगा। अगर कई बार ऐसे देता है कि दो बराबर सेल है, ठीक है, आइडेंटिकल सेल है, उस केस में। ठीक है, अब यानी ये V1 और V2 है, इनकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यानी मैं एक बार वापस से लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को इस पेज पर, कि जो V है वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो जो आपको याद होगा कि जो V है वो किसके बराबर होता है, E माइनस आई आर, यही होता है। V बराबर किसके रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, E माइनस आई आर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि V1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस आई आर वन, क्योंकि I तो कांस्टेंट होता है सीरीज में। ठीक है, और V2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस आई आर टू, क्योंकि R1 और R2 तो दोनों सेलों का क्या है, EMF है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट में बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन हम बात कर लेते हैं। ये सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो V बराबर देखो कितना हो जाएगा, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हमने ये V1 की वैल्यू रखी है, यहाँ पे ये V2 की वैल्यू रख दी है हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखिएगा इस इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से देखिएगा V इक्वल टू, सोल्व कर लीजिए इसको पहले, कि E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर। ठीक है, अब देखिएगा जो V होता है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो किसके बराबर होता है, V इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। ठीक है ना, V इक्वल टू कितना होता है, आई आर। अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं कि V इक्वल टू, ये E1 प्लस E2 को तो मैं एक साथ ही देता हूँ, इसको E1 प्लस E2, इसको तो एक साथ रखा है हमने, और उसके अलावा प्लस आई हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, इसको माइनस ले देते हैं यहाँ पे, जिससे क्या है कि अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया आपके पास R1 प्लस, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को ही हमने एक अलग तरीके से लिखा है। देखो E1 प्लस E2 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, माइनस है दोनों आई इसके साथ, तो आई कॉमन आ रहा है, आई को हमने बाहर निकाल दिया, कितना बचा आपके पास है R1 प्लस R2। क्लियर? अगर आप चाहें तो इसको इधर भी ला सकते हैं। ठीक है ना, इसको किधर ला सकते हैं, इस डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से देखिएगा कि आई आर, वी की वैल्यू तो कितनी होती है, आई आर होती है, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा E1 प्लस E2, ये जो वैल्यू है इसको आई R1 प्लस R2। ठीक है, इसको हमने सेम रखा। अब देखिए यहाँ से आप बिल्कुल इजी लिख सकते हैं
कि आई आर, ये वी को तो चेंज कर दिया हमने आई आर, इसको इधर ले आओ, ये माइनस आई आर है, इधर आएगा तो प्लस का आई आर वन प्लस आर इक्वल टू ई वन प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये बताइए ये क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, ये v इक्वल टू तो आई आर होता है ओम्स के नियम से, इस माइनस के आई आर को, यानी देखिएगा ये पूरा टर्म्स हमने उठा के इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस था इसलिए क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। कभी आप इनको माइनस नहीं करना है बीच में, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है, इतनी बात तो होगी। अब देखिए यहाँ से इसको वापस से हम रिचेंज कर सकते हैं, किस तरह से, थोड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये सेल की पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। यानी एक बार मैं लिख देता हूँ वापस जो स्टेप है कि आई आर प्लस आई आर वन प्लस आर इक्वल टू ई वन प्लस, ये लास्ट स्टेप थी हमारी जो अभी हमने पढ़ी। अब देखिएगा यहाँ से वापस से आई कॉमन ले लेते हैं हम, ये कितना हो गया आर प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे, i इक्वल टू वो कितना हो जाएगा ई वन प्लस ई टू अपॉन आर प्लस आर वन प्लस, ये तो होगी करंट की वैल्यू। आपको न्यूमेरिकल में करंट भी पूछ सकता है सर्किट में, वो कुछ भी क्वांटिटी वो क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो i है ई वन प्लस ई टू, यानी जितने भी सेल लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और ये R तो कांस्टेंट है, सॉरी R तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और जितने भी उनका इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r, उसके इक्विवेलेंट के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इससे फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं कि जैसे 5 सेल जुड़े हुए तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 अपॉन R, R1 प्लस R2 R3 R4 R5, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर रिजल्टेंट, यानी यहाँ पर जो E इक्वल है ना वो किसके बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अगर और भी ज़्यादा जुड़े हैं तो हम ज़्यादा और जोड़ लेंगे, और जो R इक्वलेंट है वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 सीरीज का अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनल, जब कोई भी सेल है सीरीज में जुड़े होते हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिएगा एक थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि फॉर एन सेल, यहाँ तो अभी आपके पास दो ही सेल जुड़े हैं, ठीक है ना। अगर सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो जाते हैं, एन सेल मानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर की सेल है, तो उसके लिए करंट है वो कितना हो जाएगा, देखो अगर दो सेल है तो E1 प्लस E2, 5 सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। फॉर एन सेल ऑफ सेम EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी जितने भी सेल है वो सारे का EMF सेम है और उनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है, सेम है। यानी हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल सेल है, ठीक है। यानी फॉर, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, फॉर एन आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल के लिए कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है कि दो सेल जुड़े हैं तो E1 प्लस E2, 5 सेल जुड़े हैं तो E1 से लेके E5, अगर सारे सेम है तो कितने एन EMF हो जाएगा भी, 10 सेल जुड़े हुए हैं दो दो वोल्टेज की, तो टोटल कितना हो गया 20 वोल्टेज हो गया ना, अपॉन आर प्लस, सीरीज में भी अगर एन रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो वो इक्वलेंट रेसिस्टेंस के, तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिएगा, कोई दिक्कत आपको एक बार बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं। थोड़ी अच्छी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। एक बार मैसेज कीजिए।
गुंजन नौशाद, चंचल गायब होगी फिर वापस से। चलो ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। यानी सेल्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिएगा, मैं सीधे डायग्राम बनाता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास से दो सेल हैं, ये E1 सेल है विद इंटरनल रेसिस्टेंस, और एक दूसरा सेल ये हम मान लेते हैं E2 है विद इंटरनल रेसिस्टेंस। एग्जाम में वो आपको केवल दो सेल के लिए पूछेगा, कभी कभी तीन का भी हो जाएगा तो उस केस में तीन बना लेंगे, ठीक है ना, बस एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो हमने मान लिया कि ये सेल E1 है, इसका EMF है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। ये सेल EMF E2 है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट पैरेलल जुड़े हुए हैं ए और बी के बीच में, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में पैरेलल जुड़े हुए हैं और ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपको पता है कि देखो यहाँ से भी करंट ऐसे आएगा, यहाँ से भी करंट ऐसे आएगा, और इन दोनों करंट मिलके यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है। इस तरह से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको पता है कि पैरेलल के अंदर जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, I1 प्लस I2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होता है, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी लैंग्वेज तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट्स में से लिखेंगे कि कंसीडर टू सेल R1 E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज R1 एंड R2, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके लिए जो करंट होगा, ठीक है ना, V ओम्स लॉ से V कितना होता है, IR होता है। ओम्स के नियम से अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिएगा, जो नेट करंट I है यहाँ से I है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है I1 प्लस I2, नेट करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। अब ये I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, B B इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1। इसको थोड़ा समझिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इन ए और बी के बीच में, मान लेते चलो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा बी, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे इस फर्स्ट सेल के लिए हो चाहे सेकंड सेल के लिए हो, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। तो फर्स्ट सेल के लिए मान लेते हैं वी कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1। दूसरे सेल के लिए भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E2 माइनस IR2। तो यहाँ से देखिएगा, हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। I1 कितना हो जाएगा, बता सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास V माइनस सॉरी E1 माइनस वी अपॉन R1। भाई इससे निकालेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, V को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ गया और V ई एम माइनस वी अपॉन, और ऐसे ही अगर हम I2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो I2 देखिएगा, इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव और इसको इधर ले आओ, तो E2 माइनस वी अपॉन, ये I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, जो I है वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस ये कितना हो जाएगा, E2 माइनस वी अपॉन R। सीधा हमने I1 और I2 की वैल्यू को क्या किया है, प्लेस किया है, ठीक है ना। या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैं पीछे ले लेता हूँ, आगे अलग अलग कर लेते हैं हम इनको, ठीक है ना।
यानी वापस से देखिएगा कि जो आई है वो हो जाएगा, सॉरी नेट आई है वो हो जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। अब यहाँ से थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं हम इनको अलग अलग डिनोमिनेटर में। कैसे? E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। इनको सेपरेट कर लिया डिनोमिनेटर को सभी के साथ, या फिर I इक्वल टू, देखिएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इन दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा माइनस वी कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बचेगा R1 प्लस 1/, ठीक है। ये तो कोई सिंपल सा है। E1 और E2 को तो यहाँ पे साथ लिख दिया हमने, ये V अपॉन R1 और ये V अपॉन ये R2, ये हो गया आपके पास रिजल्ट है, ठीक है। यानी ये दो देखो, ये जो ये आ रहा है आपका, ये पैरेलल टाइप का आ रहा है, ठीक है ना, किस तरह का आ रहा है, ये पैरेलल जैसा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें कि V की ये जो वैल्यू है, इसको अगर रिजल्टेंट अगर आपसे पता है कि अगर R1 R2 दो या दो से अधिक अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक बार इस इक्वेशन पे आते हैं, जो v निकाले थे, चलो ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, अगर v आप निकालेंगे तो बिल्कुल इजी है। v कैसे निकालेंगे आप, कि v हो जाएगा आपके पास E1, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ऐसे तो आप कोशिश करें कम से कम स्टेप लिखने की, ठीक है। चलो मैं फिर भी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यानी I इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये होगा आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, इनको एलसीएम लेके सोल्व किया हमने, माइनस V, ठीक है ना। V को देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ठीक है। ये इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखिएगा अगर हम V की बात करें, जो V है उसकी बात करें तो V बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से V को निकाल इधर आएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये तो सेम हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे आया बता सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लिया है हमने, इन दोनों का एलसीएम, इससे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा और इससे, और माइनस आई हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बताइए थोड़ा समझ में आया कि नहीं ये स्टेप।